हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है फार्मा सेक्टर को लेके, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा है फार्मा कंपनीज पे ट्रंप जी के अनाउंसमेंट करने के बाद, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस अनाउंसमेंट करने के बाद क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ताकि हम स्टॉक्स चूज करते टाइम कोई भी गलतियां ना करें, उसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया है कि 59% कट वो करेंगे मेडिसिन के प्राइसेस में, यूएस की मेडिसिन की प्राइसेस में। यानी कि ये बहुत बड़ा कट है यूएस की मेडिसिन में। और इसके साथ साथ उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे कि इंडिया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज में, उनकी कंट्रीज में जो भी मेडिसिन का दाम है, एग्जैक्ट वही दाम वो अपनी कंट्रीज में मेडिसिन का करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि जो मेडिसिन कंट्रीज में, मतलब कि अदर कंट्रीज में जो मेडिसिन महंगी मिलती, सस्ती मिलती हैं, वही मेरी कंट्रीज में वही दवाइयां महंगी बिकती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसी पॉलिसी को लागू करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि ग्रोसरी हुई, पेट्रोल हुआ, इन सभी के दाम वो कम करेंगे यहाँ पे, और इन सभी के दाम करके वो इन्फ्लेशन को कम करेंगे यूएस से। इसी के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, रिसर्चर्स का कहना है कि ये सब करने से जो यूएस का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं घाटे में देखने को मिलेगा, यानी कि डाउनफॉल देखने को इन सेक्टर्स में मिलेगा। साथ ही साथ कोर्ट के बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए जा सकते हैं ट्रंप जी के अगेंस्ट पे। तो ऐसा उनका कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन सब एक्शन से, ट्रंप जी के इन सब एक्शन से क्या इन्फ्लेशन यूएस में कम होगा या नहीं। तो ये थी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ट्रंप जी के एंड से हुई है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है यूएस में इन मेडिसिन की प्राइसेस के दाम कटने पे। अब यहीं पर हम बात करेंगे कुछ रेजिलिएंट कंपनीज की, यानी कि कुछ बड़ी कंपनीज की जो कि मेडिसिन देती थी यूएस को, यानी एक्सपोर्ट करती थी यूएस को। उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या रिस्क है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। इस प्राइस कट होने के बाद क्या क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी की बात करेंगे। रिनाउंड कंपनी यानी कि सिप्ला की हम बात करेंगे, जो कि अप्रॉक्स 20 से 25% ये क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करता था यूएस से। ये काफी ज्यादा रेवेन्यू है। और देखा जाए तो 6% ड्रॉप हुआ है यूएस की सेल्स में, सिप्ला में। और ये प्राइस इरोजन चल रहा है इस समय सिप्ला में, यानी कि घाटा हो रहा है 6% का। अगर बात करें कि सिप्ला किन किन मेडिसिन पे फोकस करता है, तो ये जेनरिक मेडिसिन में भी कॉम्प्लेक्स जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं उन पे फोकस करता है, और रेस्पिरेटरी की दवाइयां, यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी श्वास संबंधित, लग संबंधी जो दवाइयां होती हैं सिप्ला, उन पे ज्यादा फोकस करता है। और इसके कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स ये लेता है। अब बात करें कि इस पे आने वाले टाइम में क्या प्रेशर पड़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। मतलब कि ये जो भी प्राइस कट हुआ है इससे शॉर्ट टर्म में सिप्ला पे ये प्रेशर डेफिनेटली पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी विद डाइवर्सिफिकेशन, यानी और भी दवाइयां और भी सेक्टर्स में, मतलब कि और भी डाइवर्सिफाई होंगे सिप्ला में दवाइयां। तो ये तो ओवरऑल सिप्ला की बात किए थे। अब डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये 40% रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस से। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर ज्यादा प्रेशर का नहीं यहां पर रेड्डी को पड़ा है। मैनेज्ड स्टेबल यूएस परफॉर्मेंस, जो कि कह सकते हैं कि यूएस से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा प्राइस होने पर। और ये जो प्राइसिंग प्रेशर है, सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा गलत बोला था, प्राइसिंग प्रेशर यहां पर थोड़ा पड़ा है। जैसा कि प्राइस कट हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर डॉक्टर रेड्डी पे पड़ा है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से डाइवर्सिफिकेशन है इसकी, तो ये मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। और इसमें बायोसिमिलर्स पोर्टफोलियो इनकी है, बायोसिमिलर्स पोर्टफोलियो पे ये काम करते हैं। और ये वेल पोजीशनड है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहे हैं, बट अगर इनको देखा जाए तो वेल पोजीशनड लॉन्ग टर्म में देखने में लग रहा है। अब बात करें यहां पर सन फार्मा की। सन फार्मा भी एक रेनाउंड नेम है। ये 30% रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस से। अब यहां पर देखें तो ये बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्ट नहीं
पड़ा है इस पे, क्या कहते हैं, फोकस ऑन स्पेशलिटी ड्रग्स। तो इसका मतलब ये होता है कि इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ड्रग्स बनाते हैं, जैसे कि कह सकते हो डर्मेटोलॉजिस्ट में या ऑर्थोपोलॉजी में, इनमें मतलब आँख की दवाएं या फिर स्किन की दवाइयाँ, इन सब में ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ये जेनरिक मेडिसिन पे नहीं फोकस करते हैं। और जो प्राइस कट हुआ है यूएस में वो बेसिकली मोस्टली वो जेनरिक मेडिसिन पे हुआ है, तो इसलिए सन फार्मा पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा है। अब बात करें यहाँ पर स्पेशलिटी की, तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही जेनरिक मेडिसिन नहीं इतना बनाते, बहुत ही कम जेनरिक मेडिसिन बनाता है सन फार्मा। अब बात करें इफेक्ट कितना पड़ा है प्राइस कट, ये सबसे ज्यादा लीस्ट है। अभी जो मैंने कंपनीज बताई थी, यानी कि सिप्ला बताया, बात कर रहे थे कि सन फार्मा की बात कर रहे थे, तो सन फार्मा सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्टेड हुआ है क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन बहुत ही कम बनाता है। ये फोकस बेसिकली स्पेशलिटी में करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपोलॉजिस्ट में करता है, यानी आंख की दवाएं और स्किन की दवाइयों में करता है, इसलिए इस पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो ये तो टॉप की कंपनीज हैं, और यहाँ पर सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी में सबसे ज्यादा कम, अगर सन फार्मा में सबसे ज्यादा कम असर सन फार्मा पे पड़ा है, डॉक्टर रेड्डी पे नहीं इतना असर पड़ा है, डॉक्टर रेड्डी पे ज्यादा असर पड़ा है और सिप्ला पे ज्यादा असर पड़ा है। अब हम ये बड़ी कंपनीज के बाद मिड कैप की कंपनीज पे बात करते हैं। मिड कैप की कंपनीज यानी कि जो अभी ग्रो कर रही हैं, मतलब ग्रोइंग स्टेज पे हैं। ये जो हम अभी पहले कंपनीज बता रहे थे, 3 कंपनीज बताए, वो ऑलरेडी ग्रोथ कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले है ल्यूपिन। ल्यूपिन 35 से 40% का मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस से, और यहाँ पर जो ल्यूपिन है वो एफडीए कॉम्प्लाइंस फेस कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप मेडिसिन यूएस में एक्सपोर्ट करते हो, और तो एक्सपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ कॉम्प्लाइंस और रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, वहां पर एफडीए कॉम्प्लाइंस का फॉलो करना पड़ता है, यानी जब तक वो आपको राइट नहीं देंगे तब तक आपको वहां दवा नहीं आप सेल कर पाओगे। तो ये एफडीए कॉम्प्लाइंस में ये थोड़ा सा ल्यूपिन फेस कर रहा है। तो और दूसरा रीजन ये कि स्लोअर प्रोडक्ट लॉन्च है, इनके प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत स्लो वे में हो रहे हैं, तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं। अगर हम देखें तो इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अभी चल रही है, बहुत तेजी से नहीं हो रही है, और रेगुलेटरी के थोड़े इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसलिए एक रीजन ये भी है कि ये थोड़ा स्लो है। अब बात करें इनके रिस्क की, तो ये मॉडरेट टू हाई रिस्क, मतलब अभी तो ये मॉडरेट रिस्क में है, बट आगे आने वाले टाइम में ये मे बी ये हाई रिस्क पे जा सकते हैं, जिस तरह से ये थोड़ी सी कॉम्प्लाइंस इश्यूज ये फेस कर रहे हैं। ये ल्यूपिन था। उसके बाद हम बायोकॉन की बात करते हैं। तो बायोकॉन की बात अगर हम करें तो ये 30% का रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस से, और यहां पर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग जेनरिक स्टेटिंग ग्रोथ है, मतलब कि जेनरिक मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनकी। तो डेफिनेटली अभी तक जो भी हम समझे हैं, तो इससे आप समझ गए होंगे कि इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा होगा। तो ये प्राइस पे थोड़ा सा इनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत आई है। उसके बाद हम बात करें तो ये पार्टनरशिप किए हैं यूएस की कंपनीज के साथ, मतलब कि ये पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन करते हैं दवाइयों का, फोकस ऑन बायोसिमिलर्स एंड बायोटिक पार्टनरशिप। एग्जाम्पल वेट्रेस जो कंपनी है, तो इसके साथ ये पार्टनरशिप करते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसकी थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म है, लेकिन अभी के टाइम में स्टेबल पाइपलाइन है, मतलब ये पाइपलाइन में इनका काम चल रहा है। अब हम ऑरोबिंदो फार्मा की बात करते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा 50% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है यूएस से इंडिया में, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इसका यूएस पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है डेफिनेटली, तो इनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है यूएस पे। और ये बात करें तो जो प्राइस कट हुआ है इसका असर, क्योंकि ये डिपेंडेंसी बहुत है, तो वल्नरेबल, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं कि ये मीडियोकर से हाई मतलब एग्रेसिव इन पे असर दिख सकता है। अब हम बात करें तो ये डाइवर्सिफिकेशन इनकी सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस में स्पेशलिटी है। तो बात करें कि ये काफ़ी, मतलब ये जेनरिक मेडिसिन पे इतना ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं, इंजेक्शन और कुछ स्पेशलिटीज़ पे फोकस करते हैं, और इनको बहुत ज़रूरत है एक्सपेंशन की। इनको क्यों एक्सपेंशन की ज़रूरत है कि डेफिनेटली इनको अगर यूएस पे इनकी डिपेंडेंसी है, देन दे नीड टू बी एक्सपेंडेड। अब बात करें तो इन पे हाई रिस्क है, और अगर ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, यानी कि जो एक्सपेंशन अभी मैंने बताया, अगर ये नहीं करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। अदरवाइज अगर आप एक्सपेंड करते हो तो इतनी हाई रिस्क चल सकती है। तो ये तो मिड कैप कंपनीज की बात थी। अब इन्हीं साथ इनके बारे में जैसा हमने चर्चा किया कि ये कंपनीज हैं, इन पे क्या असर पड़ा है, लेकिन इसी बीच हमें जानने की ज़रूरत ये है कि हमें
क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि क्या मेजर्स लेने चाहिए जब हम स्टॉक चूज करें। इस समय जो फार्मा सेक्टर है वो काफी सेंसिटिव हुआ है क्योंकि ट्रम्प जी का अनाउंसमेंट आया और वो काफी ज्यादा असर पड़ेगा फार्मास्यूटिकल्स पे, और इन पे जब असर पड़ेगा तो हमें उस समय क्या क्या स्टॉक चूज करते टाइम क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान मतलब क्या नहीं सीरियसली लेना चाहिए, उस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डूज में डिस्कस करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम उन्हीं कंपनीज पे फोकस करें जिनकी पाइपलाइन स्ट्रांग है और स्पेशलिटी पे फोकस करते हैं। पाइपलाइन स्ट्रांग मतलब कि जो अभी काम जिनकी एक्सपेंशन चल रही है, राइट, उन पे आगे आने वाले टर्म्स में वो और एक्सपेंड करेंगे और काम है उन कंपनीज में और काम होगा और बड़ी होगी, उन पे फोकस करें। दूसरी चीज जो स्पेशलिटी, जैसे हमने सिप्ला का एग्जांपल दिया कि वो रेस्पिरेटरी का स्पेशलाइजेशन है, इसको मतलब दवाइयां ज्यादा प्रोडक्शन, तो उस पर फोकस करें क्योंकि यूएस में जेनरिक मेडिसिन पे ज्यादा प्राइस कट हुआ है, तो डेफिनेटली हमें उन पे फोकस करना है कि जो कि स्पेशलिटी है, क्योंकि उन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस प्राइस कट का। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये है कि फार्मा सेक्टर इस समय काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी पे कह सकते हैं, अप डाउन उसमें हो रहा है। इसी की वजह से हमें मॉनिटर करने के लिए हमेशा आप न्यूज देखिए, हमेशा ट्रैक करते रहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किए हुए हो, कब निकालना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों को बहुत ही कहते हैं कि सेंसिटिवली उसको हैंडल करिए, और उनको हैंडल करके आप न्यूज़ देखते रहो। आर्टिकल्स में भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वो देख के ही आप डिसीजंस लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहीं इन्वेस्टमेंट करो जहां पर फार्मा सेक्टर डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अभी हम जब मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज को पढ़ रहे थे तो वहां पर यही लिखा हुआ था कि जो हाई रिस्क उन्हीं पे है जो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो आप उन पे फोकस जरूर करो जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन पे थोड़े रिस्क कम होंगे। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो अगर आप स्टॉक्स का नॉलेज इतना नहीं रखते हो, क्योंकि फार्मा सेक्टर इस समय बहुत सेंसिटिव है, काफी चेंजेस हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको बहुत नॉलेज है, यानी कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड है स्टॉक्स में, देन गो फॉर द स्टॉक, अदरवाइज म्यूचुअल फंड पे आप फोकस करो। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ब्लाइंडली उन पे डिपेंड, जो यूएस पे डिपेंड है, जेनरिक मेडिसिन प्लेयर जो जेनरिक मेडिसिन बना रहे हैं और यूएस पे डिपेंड है, उन पे ब्लाइंडली हैवली इन्वेस्ट नहीं करना है। कि अगर कोई न्यूज आती है कि ये जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, स्टिल इनके स्टॉक्स हाई जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना है। दूसरी चीज ये है कि इस समय मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कुछ सेक्टर्स को लेके, उसमें सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर के साथ है, डिफेंस भी है यहाँ पर, तो उन पे आप थोड़ा सा इमोशनली मत एक्शंस लो। और दूसरी चीज ये है कि शॉर्ट टर्म मार्केट मूव को मत देखो कि आज ये जो है ये कंपनी बहुत आगे गई है, बहुत ज्यादा इसके स्टॉक्स बढ़े हैं तो इसको हम बाई कर लें, ये मत लो, क्योंकि न्यूज आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो डेफिनेटली खासतौर से फार्मा सेक्टर का, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और सिर्फ आप हाई रिस्क फार्मा मतलब आप उन स्टॉक्स पे बिल्कुल फोकस मत करो जो हाई रिस्क पे हैं फार्मा सेक्टर में, क्योंकि वॉलेटिलिटी के साथ साथ हाई रिस्क भी रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं डेंजर होगा आपको इन्वेस्टमेंट में। तो आप कहीं ना कहीं हाई रिस्क जहां पर है वहां पर उन सेक्टर्स पे मत ध्यान दो। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क, जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी न्यूज जो हैं उन पे खास तौर से फोकस करो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कंपनी को ये नहीं मिल रहा है, मतलब एफडीए नहीं मिल रहा है, ल्यूपिन को एफडीए कंप्लायंस में वो फंसा हुआ है, तो इस टाइप की जो अगर कोई कंपनी है जो फंसी हुई है तो उन पे आप थोड़ा ध्यान दो, उनको थोड़ा ध्यान दो कि जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क जिस पे, उन पे इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल डूज और डोंट थे फार्मा सेक्टर के। तो ट्रम्प जी के अनाउंसमेंट को आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा, अब आगे देखने वाला ये है कि इन्फ्लेशन कम होता है या ज़्यादा होता है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आप कमेंट में बताओ कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू।